तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गीत भी आपको सुनाया है और किस तरीके से लगातार जो भाजपा का कहना है लगातार कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, उन तमाम योजनाओं का जिक्र इस गीत के माध्यम से हुआ है और इसी गीत को लेकर अब प्रचार में भी इस गीत को हर जगह सुनाया जाएगा। फिलहाल इस जिस चर्चा में हम भाग लेने वाले हैं उसमें हमारे साथ भाजपा से जुड़े हैं विशाल गुप्ता जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है। आशीष सैनी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं इस डिबेट में, और हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता हैं देवचंद उत्तराखंडी। आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुभाष झा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये कह सकते हैं कि गीत, गारंटी और सियासत। शुरुआत विशाल जी आपसे करूंगा। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव अब बहुत करीब आ गए हैं, आप लोगों ने तो 3 सीटों पर प्रत्याशियों का भी फाइनल कर दिया है। उससे पहले मोदी जी को लेकर एक गीत आता है जिसमें कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी भरोसेमंद है। क्या कमेंट है आपका? बिल्कुल रवि जी, मोदी जी एक फरिश्ता के रूप में हमें लीडर मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके नेतृत्व में 2014 में सरकार बनाने में कामयाब रही और ये अपने आप में इतिहास रचने का काम हुआ। जब से मोदी जी 2014 में जब संसद के अंदर जब माथा टेक कर गए, उसी दिन उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार रहेगी, उसके भाव से हम काम करेंगे। पहले दिन का पहला वाक्य कि हर बुजुर्ग को दवाई, हर महिला को सम्मान, हर बच्चे को पढ़ाई, हर युवा को कमाई। इन 4 बातों पर उन्होंने अपनी सरकार को 5 साल चलाया। उसमें जनधन योजना के खाते, गरीब के हर गरीब के खाते। कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो किया, लेकिन गरीब के खाते बनाने का काम नहीं किया जो मोदी साहब ने किया अपनी सरकार बनाने में। और खाते बनाने के बाद जो उनकी डीबीटी के माध्यम से जो उनकी पेंशन की स्कीमें चलती थी, जो बिचौलिए खा लेते थे, वो पेंशन की स्कीमों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना, उनको सुलंबी बनाना, आत्मविश्वास से जागृत करना। ऐसे भाव उनके प्रति थे कि हर गरीब का खाता बैंक में हो, वो बैंक में आने के लिए ललायित रहे कि मैं मेरा खाता है उसमें जमा पूंजी करे। उस खाते में पैसे डालने का काम भी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब को आवास देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब के घर में एलपीजी देना। जो धुएं से उसके लंग्स खराब हो जाते थे, शरीर खराब हो जाता था, उस मां की चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। जिन्हें गरीबी देखी है, जिन्हें गरीबी को उठकर आया, जो मुझे पता है कि एक माँ कैसे अपने बच्चों का लालन पालन, अपने परिवार का लालन पालन कैसे करती है, वो चूल्हे पे फूकनी से कैसे रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, और गरीब के घर में एलपीजी पहुंच जाएगा, इन सब बीमारियों से वो दूर हो जाएगी। उसके बाद भी नहीं रुके, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लॉन्च कर दी। 5 लाख का इंश्योरेंस, और आने वाले आते 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 12 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 330 रुपए वाला, हर गरीब के खाते में 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस की सुविधा देना। सेल्फ टेस्टेड, हर युवा को अपने प्रमाण अटैच करने की पावर देना, जो नोटरी में जाकर 50-100 रुपए देता था कि तुम अपने प्रमाण अपने प्रमाणित करो, अपने सर्टिफिकेट्स। ऐसे कामों को जोड़ते 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 मोदी साहब ने 5 साल निकाले और अच्छे कामों का समावेश किया। 282 की सीटें 2014 में, 303 सीटें 2019 में आ गई। ये काम किया तभी तो आ गई, नहीं तो कैसे आती। अच्छे काम किए। भ्रष्टाचार में डूबी हुई 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार, उस सरकार का रिजल्ट 2014 में स्वीकारता के साथ जनमानस ने कहा कि हमें और कोई पार्टी नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहिए और मोदी सरकार चाहिए। और 5 साल का कार्यकाल पूरी गरीब को समर्पित भाव से, क्योंकि हमारे सिद्धांत, हमारा संस्थापक का जो विचार था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अंत्योदय, जब तक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उदय नहीं होगा, जब तक आर्थिक प्रगति देश की नहीं हो सकती, उस भावना को स्वीकार करते हुए माननीय मोदी जी ने हर योजना का शुभारंभ गरीब से जोड़ा। ठीक है विशाल जी, ठीक है। उससे आगे अभी रवि जी, उसके बाद 2019 के बाद का सफर, ये 5 साल का, उसमें सरकार ने वो काम किया जो देश में इतिहास रचने का काम किया। जो जटिलता 1947 के बाद हमारे साथ हुई, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया 1950 में, लेकिन संविधान निर्माता ने 370 धारा बनाने के लिए मना कर दिया कि मैं देश के बंटवारे वाली कानून नहीं बनाऊंगा, और गोपाल मणि अंगर से नेहरू जी ने बनवा दी।
यह इतिहास है, इतिहास के पन्नों में अंकित है। उसके बाद 370 को हटाने का जो बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया सिद्धांत के साथ, 370 को खत्म कर देश की जटिलताएं खत्म करी। जहां कश्मीर में हमारी सेना के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, हमारे सैनिक मारे जाते थे, रोज रोज पत्थरबाजी होती थी, और आज का समय देखिए आप, कहीं सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है। देश के अंदर सुरक्षा का माहौल कि लवारिस बैग को हाथ ना लगाना, बम हो सकता है, बस के ऊपर स्टिकर, ठीक है, बाजारों में स्टिकर। ठीक है विशाल जी, आज माहौल सुरक्षा का माहौल है। ठीक है, 3 तलाक कानून, बिल्कुल, राम मंदिर, हाँ, 550 वर्ष बहुत कुछ है आपके राम पास मंदिर गिनाने के लिए, लेकिन समय, राम मंदिर का निर्माण कर दिया। ठीक है, रवि जी, ठीक है, आप मुझे ना रोकिए आज। नहीं, अभी आज बहुत मोदी समय जी की गारंटी की बात कर रहे हैं हम। अभी ये गारंटी है मोदी जी की। बिल्कुल, देश की जनता समझ चुकी है, हमारे लिए नेता एक ही है। भारत का उज्जवल भविष्य की कामना एक ही व्यक्ति कर सकता है, परम वैभव पे भारत माता को वही ठीक है। नेता कर सकता है। उसका नाम नरेंद्र मोदी है। विशाल जी आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है, सबके कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आशीष सैनी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आशीष जी, मैंने तो शुरुआत ही की और इतनी सारी जो योजनाएं हैं वो विशाल जी ने गिनवा दी। अब इसी बीच जो है गीत भी आ गया है गारंटी के साथ। देखिए, एक ठगी का गीत आया है, और इस ठगी के गीत को मैं केवल ये मानता हूं कि ये केवल चुनाव प्रचार के लिए, जैसे हर एक राजनीतिक दल अपने लिए गीत का भी उपयोग करते हैं, हम गायन का उपयोग करते हुए अपना प्रचार करते हैं, लेकिन इस गीत में पूरा झूठ लिखा हुआ है। आज मैंने विशाल जी का 6 मिनट का भाषण हुआ अभी जो आपके चैनल पर दिया है, मैं उसकी एक एक करके धज्जियां उड़ाता हूँ। इन्होंने 4 योजनाएं बताई प्रधानमंत्री की, जिसके लिए गुणगान करते हुए इनकी छाती फट गई थी। वो 4 योजनाएं, जनधन खाता। जनधन खाता मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय तक 10 रुपए में खुलता था, इसको इन्होंने फ्री में किया। ठीक है सर, अब जनधन खाता जो 10 रुपए में खुलता था इन्होंने फ्री किया, लेकिन फ्री करने के बाद क्या किया? चेक के 5 रुपए, पासबुक के 150 रुपए, अगर मैसेज करते तो उसका 1 रुपए चार्ज, और अगर बैलेंस कम रह गया तो उसका चार्ज 300 रुपए अलग से। यानी बैंक को एक लूट का साधन बना दिया। इन्होंने अपने बैंकों में ऐसी हालत कर दी कि यदि किसी के पैसे भी कम रह गए, मैं स्टेट बैंक का आपको 2017-2018 डाटा बताऊंगा, 1600 करोड़ रुपए उन्होंने केवल मिनिमम चार्ज के वसूले। दूसरा, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में आए, जैसे ही गैस का सिलेंडर दिया तुरंत मिट्टी का तेल बंद कर दिया, और उस गरीब महिला को 1200 रुपए में सिलेंडर लेना पड़ा, खरीदना पड़ा, और इन्होंने कभी उसको दोबारा सिलेंडर बनाने की स्थिति नहीं आई, और गैस के दाम 500 रुपए से बढ़ाकर जो घरेलू सिलेंडर था उसको 1000-1200 तक ले गए। अभी इनके मुंह पर क्योंकि जूते पड़ने शुरू हुए हैं तो 100 रुपए घटाए हैं अच्छा, इन्होंने। एक मिनट आशीष जी, आशीष जी, अभी देखिए आशीष जी, आप डिस्टर्ब करेंगे। जी जी, नहीं मैं डिस्टर्ब मैं करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो इस वजह से नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। है बीजेपी के प्रचार का माध्यम, नहीं मेरी बात सुनिए आप, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखिएगा, शब्दों की मर्यादा रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में इस तरीके के शब्द आएंगे तो फिर जो क्रिया की प्रतिक्रिया है वो आपको नहीं, अब मेरी बात तो सुन लीजिए ना। जी सुनाइए। मेरे शब्द पूर्णतः मर्यादित हैं, और मुझसे भी खराब शब्द प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं। दूसरी योजना है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत में 5 लाख का इंश्योरेंस दिया। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ाने की, वो सरकार 5 लाख का इंश्योरेंस वो भी अपने मित्रों के इंश्योरेंस कंपनी से दे रही है, जिसमें हमारे राज्य की और केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें कमी आई है। हिमाचल प्रदेश का एम्स की बिल्डिंग बने हुए 3 साल से अधिक हो चुके हैं, आज भी वहां डॉक्टर मौजूद नहीं है, और बहुत सारे एम्स तो अभी अंडरग्राउंड ही चल रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा बैंक खाते में 2 लाख का दुर्घटना बीमा। यदि बैंक का कोई भी खाता खोलता है वो बैंक की तरफ से है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी कोई योगदान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इस बीच में अपना परिवार ही बनाया, जिसे कह रहे हैं मेरा परिवार है, जिसमें माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग भगोड़े भी हैं जो देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं जिन्होंने रिजर्व बैंक से एडवांस में, यानी जो उनका वार्षिक जो लाभ होता है उसको एडवांस में निकालने का काम किया, और ये आज ही कह रहे हैं कि हमारा डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पूरी दुनिया में इनका डंका फट चुका है। अभी इन्होंने सैनिकों की बात की थी, 20 सैनिक चीन के बॉर्डर पर मारे गए, आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का शब्द भी नहीं निकला। उसके बाद मोदी की गारंटी किस चीज पर है? मोदी की गारंटी देश के किसान, महिला, युवा, व्यापारी, इन सब के लिए है। इन्होंने किसानों को झूठ बोलकर कि मैं एमएसपी दूंगा सरकार बनाई, आज और 2000 रुपए देना शुरू किया किसान सम्मान निधि के नाम पर, और कम से कम किसान को 2000 रुपए, जब वो अन्य अनेक चीजों पर बढ़ोतरी देखता है तो कम से कम 40-45 हजार रुपए पड़ते हैं। इन्होंने महिलाओं की बात की,
पहले महिलाओं के बलात्कारियों को जेल में भेजते थे, आज महिलाओं के बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी में भेजते हैं। इन्होंने युवाओं की बात करी, इन्होंने युवाओं को कहा कि सबको रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, रोजगार मांगने वालों पर लाठी बज रही है। यही मोदी की गारंटी है कि आप रोजगार मांगेंगे तो लाठी बंद लगेगी। ठीक है, आपने व्यापारियों की बात की, गलत जीएसटी और जो इन्होंने नोटबंदी की है, 3 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। और अभी जो राम मंदिर पर जो झंडा छाप रहे थे ना, जिसे ले लेके घूम रहे थे, वो भी चीन से छप के आया है। इनका तो अपनी प्रोडक्शन हाउस बंद हो चुका है। और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्रधानमंत्री ने दावा किया कि मोबाइल के सेक्टर में हम नहीं, मेरा भी 3 मिनट बाकी है सर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 6 मिनट, नहीं, आप कोई 6 मिनट देंगे और जवाब देने में मुझे 3 मिनट भी नहीं मिलेंगे। और भी दूसरा, इन्होंने कहा कि OROP, 1 रैंक 1 पेंशन पर जो बजट आवंटित कर रहा था, वो बजट आज तक आवंटित नहीं किया। उल्टे 1.5 लाख जो हमारे सैनिक सेलेक्ट हुए थे, वो अपने घर बैठे हैं और अग्निवीर जैसी फर्जी योजना को, बोगस योजना को लेकर आए। मैं इनके हर चीज में जो एक गारंटी की बात कर रहे हैं, जो एक गानों में डाल रहे हैं, ये सारा झूठ है। ये झूठ छल प्रपंच का डंका अब फटने वाला है। इसीलिए इनकी घबराहट इतनी, यदि उत्तराखंड में वास्तव में प्रधानमंत्री ने अच्छे काम किए होते तो उन्हें दूसरे दलों के लोगों को लाने की जरूरत न पड़ती। दूसरे घरों में राबित तब भागता है जब अपनी खुद की औलाद की कमी हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी को ना तो अपने प्रत्याशियों पर भरोसा है, न अपने नेताओं पर भरोसा है, और आज अपने कार्यकर्ताओं को तो वो दरकिनार कर ही चुके हैं। तो वास्तव में स्थिति है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर आप उठाएंगे, वो पूरी तरह से फेलियर निकलेगी। ठीक है, और भाजपा के लोग जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, ये झूठ स्वीकार करने लायक नहीं है। ठीक है, मैंने अपनी बात 4 मिनट पे खत्म की है और आपने इनको 6 मिनट का मौका दिया था। चलिए, आप आगे थोड़ा ज्यादा बोल दीजिएगा। अभी फिलहाल हमारे साथ जो है यूकेडी प्रवक्ता है देवचंद उत्तराखंडी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ का क्षेत्रीय दल है, राज्य निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका भी निभाई है। देवचंद उत्तराखंडी जी, आपको बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आपने भाजपा का पक्ष भी सुन लिया है, कांग्रेस का पक्ष भी सुन लिया है, मोदी की गारंटी की बात आ रही है, लोकसभा चुनाव बहुत करीब आ गए हैं, आप लोगों का क्या कहना है और आप लोगों की क्या तैयारी है? बहुत बढ़िया आपका सवाल है। मैं आपके सवाल के माध्यम से शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि अब मेरे पास कुछ ऐसा रह नहीं गया कि मैं बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर कोई लाछन लगाने की वो करूँ, क्योंकि ये काम तो दोनों कर लेंगे, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि गारंटी किस बात की है, गारंटी की भी गारंटी चाहिए क्या? अभी अब हम जो है, अभी मैं कांग्रेस को इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि सत्ता में बीजेपी है। सवाल तो बीजेपी से ही पूछने पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस से सवाल पूछने की आज की डेट में जरूरत नहीं है। बीजेपी से पूछेंगे कि आपने किया क्या है। मेरा इस पे सबसे पहले 2-3 सवाल छोटे छोटे रहेंगे। सबसे पहले तो ये इन 5 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड में क्या लेकर के जनता के बीच जाएंगे। गाना लगाने से और इस चीज़ से कुछ नहीं होता है। जनता आज की डेट में सब समझती है और जनता के पास आपके सारे मुद्दे जो हैं, यूकेडी के जितने भी लोग हैं, वो एक एक जन के पास उन्होंने मुद्दे पहुंचा दिए हैं। पहला मुद्दा अगर मैं यहीं से लूँ कि आप लोग बोलते हैं रोजगार की गारंटी दी है, एक बोलते हैं, आपने कहीं पर बीच में क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर सख्त जो है नकल विधेयक जो है हमने उसको रोकने के लिए कानून बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि हाकम सिंह जेल में है क्या? मेरे को पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। दूसरा, अब आप नकल विधेयक बनाते हैं, उसके प्रावधान क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि इस विधेयक पे आपकी नकल रुक रही है? आपके भ्रष्टाचारी जब आपके अंग अंग में घुसे हुए हैं तो ये तो चलता रहेगा। ये विधेयक बनाना, ये समिति बनाकर खड़ी कर देना, थोड़े दिन के लिए उनको निस्तावेज कर देना और उसने फिर होना है। क्यों? भ्रष्टाचार अंग अंग में फैला हुआ है। मैं दोनों पार्टियों से ये बड़ा स्वतंत्र भाव ठंडे से बोल रहा हूं कि सर, भ्रष्टाचार के लिए आप दोनों दूध के दूल्हे नहीं हो सकते हैं। अब हमारे उत्तराखंड के बातों की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी का आप उत्पीड़न बचाने की बात करते हैं। रिसेंटली 1-1.5 वर्ष होने वाला है, अंकिता भंडारी का केस सिर पर आ रहा है। परसों एक केस हुआ था जिसमें शांति भाव से गांधी पार्क में सरकार का पुतला जलाने जा रहे थे। ये तो एक स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्रता का एक बिल्कुल ठंडे उससे उनका अधिकार बनता है, उसको सरकार के आदेश के आधार पर पुलिस वाले छीन के ले जाते हैं। क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार में, उत्तराखंड सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है, इससे जनता और अभी आपसे नाराज है। दूसरा,
जो एक वकील आशुतोष नेगी शांति भाव से उनकी सिर्फ मदद ही तो कर रहा था, उनकी तरफ पैरवी तो कर रहा था, उस पर पुराना अगर नया होता तो मैं आपके लिए दाद देता कि आपने कुछ काम किया। उसको आप जो है उनके जहां पर घटनास्थल पर वो भूख हड़ताल में बैठी है अंकिता की मां, वहां से उठाकर आप पुलिस में उसको थाने में ले जाते हैं और न्यायिक हिरासत में रखते हैं, जहां पर कि जज भी जो है छुट्टी पर होता है। 3-4 दिन वो ऐसे जो एक चौथा स्तंभ है पत्रकार है उसकी आपकी ये बेइज्जती होती है, आपकी सरकार ये बेइज्जती करती है। तो किसकी गारंटी है, किसकी के लिए गारंटी है? रोजगार के लिए बिल्कुल आज ताजा मुद्दा है और कई नवयुवकों को लाठी भांजी गई है उत्तराखंड में, फिर आपकी गारंटी है? आपका गाना बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन जिन लोगों ने पीड़ा सही होगी वो समझ सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तानाशाही साफ नजर आ रही है आपके जो है भ्रष्टाचार के गिनती कराएं तो आप व्हाट्सएप उठाकर देखें तो हमेशा आएंगे। अभी मैं नाम लेकर के बता रहा हूं, जो सैनिक मंत्री भी हैं और कैबिनेट मंत्री जो आपके जो गणेश जोशी जी हैं, करोड़ों अरबों की उसकी संपत्ति आज जब वो हो रही है, मैं बड़ा ताज्जुब हूं कि उन पर क्यों नहीं ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है। मुझे एक चीज़ याद आ रही, कहीं पर बात हो रही थी, कोई चर्चा हो रही थी, तो बोला भाई बीजेपी ने BSNL बेच दिया, BHEL बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तो एक समीक्षक बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बेचा है कुछ, खरीदा भी तो है। तो बोला भाई क्या खरीदा? बोला ईडी खरीद ली, सीबीआई खरीद ली, पुलिस खरीद ली और बाकी वो सब ये खरीदने का तो काम कर रही है। तो बहुत अच्छा है, अभी ये जनता के बीच है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे नवयुवक जो है पूरी तैयारी पे हैं, बहुत जल्द हमारे कैंडिडेट हम लोग क्षेत्रों में जाएंगे। अभी तक हमने प्रचार रैली इस तरह से नहीं किया क्योंकि हम सरकार में नहीं है। सरकार का पैसा बर्बाद करके हम रैलियां नहीं निकाल सकते, सरकार का पैसा बर्बाद करके हम गाना नहीं बना सकते, सरकार का पैसा करके हम गाड़ियां रवाना नहीं कर सकते। इंटरनल तैयारियां चल रही हैं आपकी? हाँ जी सर, ऐसी तैयारियां आपकी चल रही हैं? हमारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत जल्द कैंडिडेट ग्राउंड में होंगे और हमारे जो जनता है सब समझती है और वो यूकेडी पर उसका पूरा भरोसा है। इन मुद्दों के लेके जो 4-5 मुद्दे हैं हमारे बिल्कुल ज्वलंत हैं, उसमें ना भी गिनाए नहीं, भू कानून है और मूल निवास है, इस पर हमको छला गया है। और मैं तो ये बोलता हूं, हम लोगों ने उत्तराखंड में जो है एक सुंदर उत्तराखंड की कामना करके उस अलग राज्य की बात कही थी। जब ये भी बात हो रही थी कि छोड़ो उत्तराखंड राज्य नहीं बनाते हैं, इसको एक पर्वतीय राज्य का दर्जा दे जाते हैं, लेकिन उस टाइम ये बात हुई कि नहीं राज्य ही बन जाते हैं। आज लोग बोलते हैं कि जी ये तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। बड़े दुख की बात है, जो राज्य विरोधी रहे सरकार में सबसे पहले वही आए। अब उसके बाद आज हम जब देख रहे हैं कि भू कानून और मूल निवास के वजह से उत्तराखंड जितना छला गया है और जो हमने जिस मुद्दे से पहाड़ का विकास सिर्फ एक जगह ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे। हरिद्वार में नहीं माना था, हम ये चाहते थे कि पहाड़ का विकास पहाड़ के किसी सेंटर पॉइंट गैरसैंण में हो। इन लोकसभा चुनाव में भू कानून और मूल निवास आपका मेन मुद्दा रहेगा, बाकी भी आपने अपनी बात। अंकिता भंडारी का नारी उत्पीड़न का केस हमारा जरूर रहेगा। ठीक है, सुभाष झा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। झा साहब, हम सबकी बात हम सुन रहे हैं, लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें अगर तैयारियों की बात करें तो लगता है, दिखाई भी देता है कि भाजपा जो है कई कदम आगे है, क्योंकि 3 प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है। उधर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान तो नहीं किया, हाल ही में मनीष खंडूड़ी चले गए। अभी एक खबर आई कि लक्ष्मी राणा ने भी पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया। आपको किस तरीके से लगता है इस 2024 का जो पूरा चुनाव है किस तरफ ये जाता हुआ आपको दिखाई देता है? क्या एनालिसिस आप इसका करते हैं? देखिए, आपके सवाल पर मैं आता हूँ, इससे पहले 1-2 चीज़ों को और मैं करेक्ट कर दूँ। एक चीज़ में, विशाल जी बहुत अच्छा बोलते हैं, विशाल जी को मैं 2 चीज़ों में करेक्ट कर दूं। एक बात तो हम लोग बार बार कहते हैं कि अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बात, संविधान सभा के और भी सदस्य थे। तो बार बार किसी एक व्यक्ति पे बोलना, मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति के प्रति ज़्यादा प्यार या ज़्यादा, इससे बचना चाहिए हम लोगों को। कम से कम हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरी बात जो अभी आई 370 और देखिए 2 चीज़ें भाजपा ने अपना कहा हुआ किया, एक तो 370 और दूसरा अयोध्या मंदिर। उसने अपने इस वादे को पूरा किया और जिस वादे को पूरा किया, मैं ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ ना भाजपा का प्रवक्ता हूँ। तो जो आपने किया, आप उसके लिए आपको कहा जाएगा कि हाँ ये आपने किया। अब आते हैं जो इन्होंने नहीं किया, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और करेक्ट कर दूँ। 1947 में जो इन्होंने कहा कि 370 लागू हुआ, 370 1954 में लागू हुआ। उससे पहले उससे पहले मुझे बोल लेने दें, आप बोलेंगे अपनी बात। रणवीर पैनल बता रहे हैं, रणवीर पैनल जानकारी ले लीजिए, रणवीर पैनल कोर्ट उस समय हुआ करता था, जिसको आप 370 समझते थे।
उसको 1954 में रणवीर पैनल कोड को उसी स्वरूप को थोड़ा सा संशोधन करके, थोड़ा सा जोड़ करके मूल मौलिकता जो थी वही थी कानून का, और उसे 370 में बदला गया नेहरू सरकार में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मेरी बात को सूचना के तौर पर लीजिए, चूंकि अभी तो डॉक्यूमेंट मैं नहीं दे सकता, लेकिन उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी दस्तखत है उस समय, चूंकि वो मंत्रिमंडल में हुआ करते थे, नेहरू मंत्रिमंडल में। खैर, अब आते हैं भाजपा की वादों पर, मोदी जी के वादों पर जी, फिर आपके सवाल पर आते हैं। जी जी, ये मोदी जी का ही वादा था, सस्ता डीजल सस्ता पेट्रोल, अच्छे दिनों का वादा मोदी जी का ही था। मोदी जी के जो वादे थे मैं उस पर आ रहा हूं। अगर भाजपा के वादा का मतलब मोदी जी का वादा होता है तो मोदी जी का ये वादा था। मोदी जी का वादा था कि 50 दिन में अगर नोटबंदी को मैंने ठीक नहीं किया तो मुझे फांसी पर लटका देना, ये मोदी जी का वादा था। ये मोदी जी का वादा था कि 2 करोड़ नौकरियों को हम देंगे, ये मोदी जी का वादा था। ये मोदी जी का वादा था कि बुलेट ट्रेन आ जाएगा, ये मोदी जी का वादा था। 100 जगह स्मार्ट सिटियां बन जाएंगी, ये मोदी जी का वादा था। ये सारे वादे थे, इनसे कोई पूछता नहीं। कांग्रेस में पता नहीं क्या हो गया है, कांग्रेस को सांप सूंघ गया है कि क्या हो गया है, कि कांग्रेस भी कभी ये सवाल नहीं करती कि 2019 में आपने जो वादा किए थे उस वादों का क्या हुआ। एक बात। दूसरी बात, अब आते हैं वादों पर, अब आते हैं उत्तराखंड पर। क्योंकि बात भाजपा की हो रही है, उत्तराखंड की हो रही है, चुनाव का मौसम है तो पूछा जाएगा। बिल्कुल। अंकिता भंडारी का वीआईपी का नाम बताने का ही गारंटी कर दीजिए। यहाँ जो अग्निवीर आपने बनाया सैनिकों की भर्ती में, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी एक प्रदेश का प्रतिशत में नुकसान हुआ है, संख्या में नहीं, संख्या बल किसी राज्य का ज्यादा है तो ज्यादा जनसंख्या होगी, लेकिन जनसंख्या के प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में से किसी एक स्टेट का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अग्निवीर योजना से, तो हमारे उत्तराखंड का हुआ है। आपने वो कौन सी गारंटी दी? आप जो गारंटी देते हैं उसके विपरीत काम करते हैं, एक नया एजेंडा ला करके खड़ा कर देते हैं। ये आपकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि उस रणनीति पे खींच के लाने का काम जो विपक्ष का है, वो काम विपक्ष अपना ठीक से नहीं करती है। ठीक है। ये कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस अपने जिन कमजोरी से कारण ये करती हो, तो सवाल है कि उसमें हमारा जो नुकसान होता है, उसमें आम शहरी का, उसमें आम उत्तराखंडी का जो नुकसान होता है, ये सवाल आखिर कौन करेगा? एक पत्रकार ही करेगा। दूसरी बात, यहाँ जो पलायन था क्या वो रुक गया? वो पलायन नहीं रुका। आज हमारे भाई बता रहे थे कि हमने खाते खुलवा दिए, कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बड़े भाई तो हमारे आप नहीं होंगे, हमारे मित्र जैसे ही होंगे, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जितने खाते खुले हों उन खातों में जाकर के देखिए तो जो उनका हाल क्या है। उस खातों के लिए बैंक उनसे चार्ज वसूल रही है, चूंकि खाते तो खुल गए उनके नाम पर, उनके पास पैसे नहीं है कि वो पैसे जमा कराएं। आपके 400 पार पर अगर मैं चुटकी लूं तो फिलहाल 400 पार जब होगा तब होगा, लेकिन लहसन 400 के पार हो गया है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को समझिए। भाजपा की ये स्ट्रेटजी रही है कि भाजपा पुराने बात पर आती है तामझाम के साथ, पूरे प्रचार के साथ। इसमें कहीं दो राय नहीं कि कांग्रेस से भाजपा कई गुना संगठन की शक्ति में मजबूत है, ये स्वीकारने में कहीं दो राय नहीं। लेकिन संगठन के ये डबल इंजन की सरकार और डबल ताकत की जो ये भाजपा है, वो भाजपा गलती भी जो करती है और अपनी जो ऑपरेशनल काम करती है, स्ट्रेटजिक काम, वो भी डबल ढंग से करती है। अगर झूठ भी बोलती है तो डबल तरीके से बोलती है, और अपना जो ताना बाना बुनती है वो भी डबल तरीके से बुनती है। ठीक है। इसमें भी दो राय नहीं है। ठीक है। अब सवाल इन सारे चीजों के बीच जो आम लोगों का जो नुकसान हो रहा है, जो वादे थे, और मैं वादे की ही बात कर रहा हूं, वादा का कोई ये नया वादा नहीं है। 7 फेरे लेके हमारे मोदी जी ने यशोदा बहन जी को वादा किए थे, उनसे भी किसी को संशय है तो जाके पूछिए। आप कहेंगे कि ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन व्यक्तिगत एक आदमी जब सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसके व्यक्तिगत चीजों पर भी लोग सवाल खड़े करते हैं, लोग जानते हैं। तो इसलिए इस गारंटी की बात मत कीजिए। अब रह गई बात गाने की, तो गाना आप जितना अच्छा बना लीजिए। मुझे याद है शाइनिंग इंडिया और फील गुड फैक्टर का कितना प्रचार किया था वाजपेयी जी ने, और उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है। ठीक है। ठीक ये बात है। ठीक है जहाँ साहब, मैं विशाल गुप्ता जी पे जाता हूँ। विशाल जी, तमाम चीज़ें हो गई हैं, कई चीज़ें सामने आई हैं, महंगाई का भी जिक्र आया है, और जो चुनाव हैं उसमें एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आया कि सांसद जो 5 सांसद हैं, इस चुनाव में आप उनकी क्या जो खूबियाँ रही, जनता के लिए क्या कुछ रहा, इस गीत के साथ वो कौन सी चीज़ें लेकर जाने वाले हैं? देखो, हर क्षेत्र का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पे काम करती है। अभी हमारे पत्रकार मित्र ने बहुत बातें और कटाक्ष किया कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। उन्होंने कटाक्ष, मैंने सुना उन चीज़ों को कि जनधन योजना के खाते बन गए, या मुद्रा बैंकिंग से लोन दे दिया, या आवासें दे दिया, शौचालय बना दिए। ये कुछ भी नहीं हुआ, ये सब फर्जी है, इनका कहना है। और हम इन्हीं के दम पर अपनी गारंटी दे रहे हैं। अरे इनके दम पर गारंटी दे रहे हैं तो 2014 के बाद 2019 आया तो अगली बार नहीं आते हम।
हमारा तो वोट प्रतिशत भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनने वाली 2014 से पहले का समय और 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनने 2014 के बाद का समय, ये डाटा नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है। 12 करोड़ शौचालय बनाना, इज्जत घर का एक दर्जा देना, नारी को एक 8 सुलंगी बनाकर उसका इज्जत घर का नाम देना गांव में। अरे वो समय भी याद करो ना, जब प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना का शुभारंभ हो रहा था, गांव को सड़क से शहर से जोड़ने का अभियान चला रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अटल जी ने, कि मेरे नाम से प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना ना बनाइए, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना बनाइए कि भविष्य में भी ये योजना जो भी प्रधानमंत्री होगा चलती रहेगी। ठीक है विशाल जी, मेरा सवाल ये था, सांसदों के किस काम को लेकर आप जाएंगे, क्योंकि 3 सीटों पर आपने सांसदों को रिपीट किया है। सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के दम पर जनता के बीच में जा रही है। ठीक है। वो 14 विधानसभा की संरचना के साथ एक सांसद, एक लोकसभा, उसमें क्या क्या काम हुए, क्या क्या नहीं हुए, वो केंद्र की नीति से हुए, प्रदेश की नीति से हुए, सांसद की नीति से हुए, वो सारा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी अपनी गारंटी के रूप में अपने संकल्प पत्र में रखने वाली है। आज इस संकल्प पत्र के सुझाव की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। हम जनता से सुझाव लेकर अपना संकल्प पत्र बनाते हैं, ऐसे प्रदेश में भी हमने वही बनाया और एक एक बिंदु पे माननीय धामी जी काम कर रहे हैं। इस हर क्षेत्र का विकास, ये हमारा लक्ष्य है। दूरस्थ गांव तक भी डॉक्टर पहुंचे, हॉस्पिटल बने, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कैसे दूरस्थ गांव के लोगों को एम्स में लाया जाए, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा विशाल जी, एक चीज़ है, अभी मैं देख रहा था, हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, डोईवाला में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अभी सड़कें नहीं पहुंची है, जहां पहुंची हुई तो डामरीकरण ढंग से नहीं हुआ। और ये भी जो है, जो संसदीय सीट है, आप जानते हैं कि हरिद्वार की संसदीय सीट में वो क्षेत्र आता है, तो कई जगह इस तरीके की दिक्कतें भी हैं। आप लोगों को परेशान करेंगी ये दिक्कतें लोकसभा चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं है, विकास का एजेंडा महत्व रखता है और हमने जहां तक हम संभव हुए हमने सड़कों का जाल बनाया। 18,452 गांव में जहां बिजली नहीं पहुंचे थे वहां बिजली देने का काम भी किया और सड़क ग्राम योजना के माध्यम से जहां गांव में सड़क नहीं पहुंच रही वहां वन विभाग का कोई नियमावली की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार उस पर वचनबद्ध है। सरकार गांवों को सड़क से शहर से जोड़ने का जो संकल्प लिया है वो पूरा करके अच्छा, रहेगी। एक आरोप आपकी पार्टी पर बड़ा लगता है, कांग्रेस लगाती है। अभी आशीष जी भी कह रहे थे कि आप ईडी और सीबीआई को भेज देते हैं। ईडी सीबीआई आपकी भाजपा की कठपुतलियां बन गई हैं, जहां मर्जी आप उनका इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे आरोप आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का काम केवल आरोप लगाना है, क्योंकि कांग्रेस ने उस ईडी और सीडी का पूरा इस्तेमाल किया है ना, पूरा इस्तेमाल करा, लंबे समय तक राज किया देश के ऊपर, लंबे समय तक सत्ता में रहे। वट वृक्ष गिरता है तो धरती तो डोलती है, एक समुदाय को कत्लेआम में ले लिया 1984 में, 1975 में इमरजेंसी लगाकर सबको अंदर कर दिया, लोकतंत्र के तार तार कर दिए, जो हमारा 5वां स्तंभ जो पत्रकारिता है उसको भी अंदर कर दिया। समय भूल जाते हैं, अपना समय भूल गए और आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन आरोप लगा रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की गारंटी जनता समझ रही है। क्यों राजस्थान हमारे पास आ गया, क्यों आ गया? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहां पे, क्यों मध्य प्रदेश आ गया? जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने, हमने मैंडेट नहीं दिया है। ठीक है, जनता ने चुना है हमें और जनता पलकों में बिठा कर रख रही है आदरणीय मोदी साहब को। ठीक है, आशीष जी पे चलते हैं। आशीष जी, पलकों में बैठा कर रखती है मोदी साहब को जनता, और आपने अभी कहा था कि ईडी सीबीआई को जो है भाजपा उसका इस्तेमाल करती है, जवाब भी आपने सुन लिया है। अब क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इन बातों का क्रमबद्ध ही जवाब दूंगा, क्योंकि कई बार डिबेट में ये लोग अपने झूठ बोलकर चले जाते हैं और हम लोग अपना जवाब नहीं दे पाते। नहीं, दीजिए। मैं शुरुआत करता हूं इनके दोगलेपन से, कि जहां ये डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। पहला दोगलापन चुनाव आयोग का है। इस वक्त भारत का चुनाव आयोग धार्मिक ध्रुवीकरण पर और सैनिकों के इस्तेमाल पर, शहीदों के इस्तेमाल पर और लगातार प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए झूठ के मामले पर पूरा चुनाव आयोग खामोश है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप इन बातों को नहीं रखेंगे। नंबर एक बात ये स्पष्ट है कि 2014, 2019 और 2017 के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर जीता है। इन्हें इनके काम के नाम पर कोई वोट नहीं मिलता।
मैं लिख के दे सकता हूं यदि एक भी मतदाता ये साबित कर दे कि इनके काम के नाम पर वोट मिला है। दूसरा, इन्होंने भी जिक्र किया एक 1984 का सिख दंगों का। अगर ये सिख दंगों की बात करते हैं तो जिस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया और आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से हटाया गया, हो सकता है हिंदुस्तान के एक समुदाय ने उसे कांग्रेस विरोध के रूप में लिया हो, लेकिन क्या स्वर्ण मंदिर को आजाद कराना आवश्यक नहीं था? ये कभी स्वर्ण मंदिर की बात नहीं करेंगे। और 1975 की बात करें कि पत्रकारों को जेल भेजा है। अभी इन्होंने 4 दिन पहले अंकिता भंडारी के मामले में एक पत्रकार को जेल भेज दिया है। इन्होंने हाथरस वाले मामले में पत्रकारों को जेल भेजा है। आज चाहे पत्रकार हो, चाहे किसी भी दल के नेता हो, उनके यहाँ ईडी भेजेंगे, उनके यहाँ उल्टी सीधी शिकायतें करके कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो बीजेपी के पाले में शामिल होते हैं तुरंत उनको सर्टिफिकेट दे देता है चरित्र प्रमाण पत्र का। जो पत्रकार, बहुत से चैनल हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चलकर आतंकवादी बनकर बैठे हुए हैं। आज जो भी मीडिया का वर्ग आज इनसे सवाल पूछने का काम करेगा, ये वहीं पर उल्टी सीधी बातें करने शुरू करेंगे। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का पूरे हिंदू दुनिया में। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो भारत के पड़ोसी देश थे और भारत पे कई चीजों पर निर्भर रहा करते थे, आज स्वतंत्र हो, अपने आप को स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। और चीन की अर्थव्यवस्था ने यहाँ पर बड़े बड़े निर्माण कार्य करके काम कर लिया है। श्रीलंका में इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एक उद्घाटन किया वहां पर पोर्ट बनाने का, लेकिन जब 3 साल तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ तो मजबूरन श्रीलंका ने जाकर चीन की शरण में गया और उस पोर्ट को चीन को दे दिया। सैनी साहब, मुझे लगता इससे है पहले ईरान में एक पोर्ट, मुझे लगता है हमें उत्तराखंड की बात करनी चाहिए। आप नहीं सर, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव है, इन्होंने जो नहीं सर मेरी बात सुनिए आप इनको पूरा भाषण देने का मौका देते हैं। नहीं, मैं आपसे दूसरा बकवास करने का नहीं, आप उस पर जवाब क्यों नहीं लेते हमारी? अगर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का डंका पूरे देश में बज रहा है तो मैं डंका बजा रहा हूं ना इनका भी। ठीक है। इनका ढोल फटने लगता है तो आप मेरी बात रोकने लगते हैं। नहीं। श्रीलंका के बाद ईरान में चाबहार पोर्ट पर हजारों करोड़ रुपए भारत सरकार के लगे। ईरान ने आज बाहर उठा के खड़ा कर दिया। आज मालदीव जैसा देश जिसकी आबादी मुश्किल से 5 लाख है, जो उत्तराखंड के एक जिले के बराबर भी नहीं है, उस देश ने भी भारत को हटाकर वहां पर चीन के लोगों को इनवाइट कर लिया है। ये प्रधानमंत्री का डंका नहीं बज रहा है, प्रधानमंत्री के ढोल की पोल खुल रही है, ढोल फट रहा है सब जगह। दूसरा, एक साथ ये जो भी गाना इन्होंने लॉन्च किया है आज उत्तराखंड के अंदर, इसमें लिखा है, इसे बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं नमो शब्द का। नमो शब्द का प्रयोग हिंदू कर्मकांड में देवताओं की पूजा के लिए किया जाता है, चाहे ओम नमः शिवाय कहें या किसी भी तरह के मंत्र में उपयोग किया जाता है। ये इस मंत्र का इस्तेमाल केवल हिंदू मतदाताओं को गैर जरूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं ताकि उनको अपने पक्ष में लाया जा सके, ये खुद को बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार साबित कर सके। केदारनाथ मंदिर से सोना चुराकर पीतल की प्लेट लगाने वाले लोग आज धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। और इन्होंने अटल जी की ग्राम सड़क योजना का जिक्र किया है। अटल जी के समय में शुरू हुई, 10 साल कांग्रेस की सरकार में चली, और वर्तमान समय इस अटल जो ग्राम सड़क योजना है, इसके लिए बजट में 15,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। आप इनकी कौन सी योजना, कौन सी बात उठाएंगे? हर चीज में तो घोटाला है। जो संविदा कर्मी उत्तराखंड में काम कर रहे थे, उन्हें निकालकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग इनके प्रचारकों ने भर्ती कर लिए। सब चीजें ठीक है। मेरा एक सवाल है आपसे ही है, आप पे ही हूं मैं कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस छोड़ दी। इससे पहले भी तमाम कांग्रेस के नेता जो है लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कई नेता ऐसे उनके यहाँ तो ईडी और सीबीआई मुझे नहीं लगता कि गई हो, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि मनीष भाई के यहाँ भी नहीं गई थी। अभी अगर बात करें तो बहुत सारे वरिष्ठ नेता आपके ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कांग्रेस के भीतर? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 200 प्रत्याशियों की सूची जारी की। 3 प्रत्याशियों ने पहले दिन लड्डू बांटने के बाद अगले दिन अपनी दावेदारी वापस कर दी। इसे कहते हैं प्रत्याशी वापस करना। मनीष खंडूरी जी पिछले चुनाव में बीजेपी से कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाया, उनको सह सम्मान प्रत्याशी बनाया। वो चुनाव हारने के बाद यदि आज दोबारा अभी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उन्हें कहीं लगा 1 मिनट के लिए कि उनकी दावेदारी शायद अब की बार स्वीकार न की जाए, तो वो चुपचाप से बीजेपी में चले गए। बात ये नहीं है कि वो कांग्रेस से गए हैं, बात यह कि बीजेपी वाले इतने निठल्ले और खाली बैठे हैं कि कोई भी आदमी नाराज होकर उनको उधर को निकले तो तुरंत लपकने को तैयार बैठे हैं। इनके तो अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। ये प्रधानमंत्री की गारंटी कौन मिलेगा? इनके कार्यकर्ता इनके प्रधानमंत्री की गारंटी लेने को तैयार नहीं है। आज वो जिस तरीके से कांग्रेस के लोग और अन्य पार्टियों के लोग लगातार भर्ती किए जा रहे हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व विहीन हो गया है और आज उनको कांग्रेस की आवश्यकता है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। आज ये कांग्रेस युक्त भाजपा कर चुके हैं। आज भाजपा में
50% से अधिक लोग कांग्रेस के हैं। ठीक है, ये हालत इनकी हो ठीक चुकी है। है। मैं ये विशाल जी पे वैचारिक जाता हूँ। रूप से विशाल खोखले जी, हैं। आशीष जी का ये कहना है कि आप लोग एकदम से लपक लेते हैं, आप खाली बैठे हुए हैं, और आपने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, अब तो भाजपा जो है कांग्रेस युक्त हो गई है। ये आशीष जी का सपना है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना हमने दिखाया था मैं उसको बोल रहा हूँ, साकार आप कर कहीं रहे हैं। मतलब क्या और ये बात कह कर रहे रहे हैं हैं? कांग्रेस युक्त कोई भाजपा बात हो से गई। बात ये जवाब देने से पहले इनका सिर है, पैर भी देख लिया इनके कीजिए। लोग अरे आशीष जी ये मेरा मैंने सपना है या आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं? ठीक है, आशीष आप जी। कांग्रेस के 9 विधायकों को टिकट दे चुके हैं। नहीं, ये झूठ बोलने का मंच नहीं है ना। अरे ये सुनिए मेरा ना आप। सपना नहीं है, ये हकीकत आप है मैंने उत्तराखंड आपकी की। सुनी तो आप भी सुनिए ना एक मेरी बार बात। सुन लीजिए, अरे सुन सुन लिया, लीजिए, कहीं आपका सुन तो झूठ लीजिए सुनने आप से मेरी शुरू बात। सुन लीजिए। आपका झूठ सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। अच्छा, सुन मेरा लीजिए। सपना कहां से हो गया? पार्टी में आप ले रहे हैं, कांग्रेस युक्त भाजपा आप बना रहे हैं, तो ये तो आप ही कमजोरी है ना कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी आप जूते खाने को तैयार हैं, कांग्रेसियों के झूठन उठाने को तैयार हैं। ये मेरा सपना नहीं है, ये आपका हो गया, मैं आपकी बोलूं? हकीकत है। ठीक है, अब विशाल जी नहीं, को ये अपनी नहीं, जो फैक्ट है उससे बात कीजिए, फालतू बात ना करें। अरे, विशाल जी को क्यों नहीं सुन लीजिए। बोलेंगे फालतू? क्यों नहीं बोलेंगे? आप कैसे कह रहे हैं हम फालतू बोल रहे हैं? हम नहीं सही बात बोलेंगे, बता ये रहे हैं, झूठ बोलने आप का फालतू कुछ नहीं समझ है। रहे हो इसे? ये कोई भारतीय जनता पार्टी की अरे नहीं है आशीष कि जी, मुंह से तभी उंगली आप करके चल पीछे रहे हो, आप। तभी मेरा आपके सवाल घर में जवाब आपके होगा। कार्यकर्ता, ये आपके नेता प्रवक्ताओं हमारे से पास बात आ कर रहे रहे हो हैं आप। हमारे कोई विचारों को सड़क जानते हुए चलती नुक्कड़ कि तुम्हारे सवारी पास है। ना नेतृत्व है, जो दिशाहीन मुंह में हो आएगा तुम वो लोग, बोल देंगे। तुम्हारी सोच पार्टी समझकर दिशाहीन हो बोलिए गई है। पहले। एक एक सवाल सोच समझकर बोलना पड़ेगा। हर सवाल का चीरहरण होगा आपके यहाँ पर। प्रीतम सिंह जी साफ बना कर रहे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आप कैसे तो कह आप सकते लड़ा हैं? दीजिए ना उन्हें अपनी पार्टी से। आप लड़ा दीजिए, पुष्कर सिंह धामी को हटाइए बोल वहां दीजिए से, ना चुनाव, मुख्यमंत्री बोलिए आप बनाइए पटल उन्हें। भाई, क्या आप दिक्कत बोले है कांग्रेस आपको? से प्रीतम सिंह जी को ले आप लीजिए, हटाइए धामी जी प्रीतम को, सिंह जी जा रहे हैं, आप बोलिए महेंद्र ना। भट्ट जी को हटाइए, सबको हटाइए। आप पूरी कांग्रेस पार्टी को लेकर जाइए और उनको पदाधिकारी बनाइए अपने यहाँ। आप लोग हैं तो उनकी चरण वंदना करने के लिए। अरे हम तो आपको भी ले लेंगे, आशीष जी आइए अरे ना, तो आप स्वागत है तो आप आपका, ले जाइए ना, आशीष जी दिक्कत आ दिक्कत जाइए, कहाँ है स्वागत आपको? है आपका, आपको गौर मना निकालों के किसने साथ किया आपका है? स्वागत करेंगे। आपको हमारे जितने विचारों में नेताओं की अपनी आवश्यकता राय दे होगी, दीजिए, कांग्रेस में हमारे बहुत नेता हैं। सिद्धांतों पर अपनी राय दे दीजिए। अच्छा, हम ठीक है। भारत माता के लिए बात करते ठीक है, हैं। विशाल जी, आशीष जी, नेता आप बहुत हैं। ठीक है, मैं आप दोनों लोग और आप लोगों को तो ठीक राम है। मंदिर के चंदे की रसीद देकर भिखारी बना आशीष रखा है भाजपा ने आशीष जी, आपको। रुक जाइए। हमारे साथ जो है देवचंद उत्तराखंडी साहब भी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। देवचंद जी, आप लगातार सुन रहे हैं, दोनों पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? रवि जी, ये तो मैं सुनते सुनते हर इसमें सुनता रहता हूँ। हमें पहले बता दिया कि हमको कहने की जरूरत, आरोप प्रत्यारोप की तो हमें जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आज इस चैनल से कि हमारे जहाजी के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दो। मेरे को पहला ऐसा पत्रकार, और भी पत्रकार मिले, चैनल भी मिले, जिन्होंने दिल खोल करके किसी पार्टी के लिए वो सच्चाई बोल दी। मेरे को तो कहने के कुछ रह नहीं गया। मैं तो निवेदन करूंगा कि जहाजी की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आशुतोष नेगी की तरह उनको भी कहीं ना कहीं झेलना पड़े। मैं शुभकामना करूंगा कि उनके साथ ऐसा ना होगा। लेकिन ये जरूर है, बीजेपी के अंदर बदले की भावना है, वो बदले की भावना से काम करती है। वो जमाना गया जब अटल जी थे, अटल जी की जो राजनीति थी, उनको आज भी हम अपना उनका आदर्श मानते हैं। वो एक नेता थे, वो किसी पार्टी विशेष और बीजेपी के नहीं हुआ करते थे, वो देश के एक नेता थे। लेकिन जो उन्होंने बोला था, जो अभी गुप्ता जी बोल रहे थे कि अटल जी ऐसे बोल कर गए, ऐसे बोल कर गए, क्या आज वो चीज हो रही है? आज केवल जुमले मात्र हैं। अभी आपके कई बात जो पहले की थी, जो मेरे रह गई थी, अग्निवीर का असर सर बता रहे थे, जो वो हमें मालूम है कि उत्तराखंड में कैसे बेरोजगारों को आप लोगों ने और भी अंदर उसमें अंधेर नगरी में डाल दिया है। आलम तो ये है कि जो अग्निवीर बन गए हैं उनकी शादियां तक होने में रुक गई हैं। अगर किसी की सगाई वो भी रखी थी, वो भी टूट गई हैं। अगर 370 की बात करें तो मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ एक बार जो है जरूर जम्मू कश्मीर से आगे चलें। मैं तो काट के आ गया वहां से बहुत बार, लेकिन हम आज भी बात करते हैं कि क्या हुआ है। 370 खत्म हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे एक रेडियो न्यूज हो गई होगी, खत्म हो गया, लेकिन धरातल पर उसका कोई काम नहीं है। पत्थर तब भी थे, आज भी थे। जो वहां पर जो आज भी जो है देशभक्त जो हैं, आज भी अपनी जान गंवा रहे हैं, तब भी गंवा रहे थे। लेकिन इन लोगों का आज का दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब 2000 जो पुलवामा केस हुआ था जब 2018 में, उसके बाद तो इन्होंने उसके पे वोट मांगे थे। तो 40-50 आदमी मरने तक कोई बड़ी घटना नहीं मानते। ये छोटी मोटी, कई बार बयान भी आए कि ये छोटी मोटी घटना है, ऐसे तो होता रहता है। उसके बाद आप अभी जो बात कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी बात आती है, बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि परिवारवाद। मैं ये समझता हूं कि शायद परिवारवाद की परिभाषा या तो बीजेपी वालों को नहीं आती है, या फिर मेरे कांग्रेस भाई उनको समझा नहीं पाते होंगे। मैं कांग्रेस का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं। तो कहने का मतलब यह, परिवारवाद भ्रष्टाचार की ही एक छोटी सी उसके अंदर ये गुण है, और ये दोनों पार्टी में बिल्कुल बराबर है। तो आप गुस्सा नाराज होने की इसमें जरूरत नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी गुप्ता जी से कि सर आप रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताएं, तो उन्होंने और कहानी बता दी। क्यों?
क्योंकि उनकी जो क्लास है वो मोदी जी बढ़ाते हैं। और मोदी जी की तो गारंटी के बाद अभी जज जी ने बता दिया कि और गारंटी देनी पड़ती है कि इस गारंटी भी कोई गारंटी है। तो इसलिए जो है उन्होंने रिपोर्ट कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताया। हम बताते हैं, अगर ये पांचों सांसद अपने अपने क्षेत्र में 19 करोड़ रुपए का काम करा देते तो मैं ये सोचता है इन 5 सालों में कुछ काम होता है। अब ये बोलते हैं बार बार कि 2014 में हमारी सीट बढ़ गई, 2019 में बढ़ गई। अरे भाई निसंदेह बढ़ेगी जब तक आपकी धांधली, आपकी वो जो वोटिंग मशीन है वो काम करती रहेगी, आपका भ्रष्टाचार काम करता रहेगा, भ्रष्टाचार तंत्र आपका काम करता रहेगा। जो मशीनों बनाने वाले आपके आदमी अंदर बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ का केस आपने देखा, आप महाराष्ट्र में सरकार की जोड़ तोड़ कर देते हो, फिर बोलते जनता ने बोला। अब मैं आपके माध्यम से एक और बात करना चाहता हूं जी, कि इधर एक मेरे सेकंड एक बात है। हाँ। अगर पार्टी के चुनाव से पहले अगर कोई जाता है इधर उधर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चुनाव होने के बाद कोई विधायक, कोई सांसद पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको निष्कासित कर देना चाहिए, उनकी वो सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करके सरकार ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। जनता बोलती कि इनको जीत के भेजा और वो जाकर दूसरे पाले में चला जाता है पैसे के उसमें, और उसको बीजेपी भी अपना साफ शब्द में बोल रही है कि उनके पास पारस है लोहे को सोया बनाने का। ठीक है। तो गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये 2-4 पॉइंटों पर आप ध्यान दें, अपनी पार्टी को ये बोलें कि सच्चता पर आओ ग्राउंड में और उत्तराखंड के विकास के लिए उत्तराखंड वीरों की तरह आओ, तो हम आपका स्वागत करेंगे। अन्यथा अब हम हर एक विधायक को रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे और नहीं तो भगाने का काम करेंगे। ठीक है, जहां साहब के पास जा रहा हूं मैं। सुभाष झा साहब, आपने बहुत सारी चीजें बताई गारंटी को लेकर भी, लेकिन अगर बात की जाए उत्तराखंड में तो आपने जो कमियां भी गिनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा चाहे 2014 का चुनाव हो, 17 का लोकसभा चुनाव हो, 22 का चुनाव हो और अब 24 का चुनाव हो, उसमें 22 तक की बात मैं करूंगा, उसमें जो है कहीं ना कहीं भाजपा को पूरी तरीके से जो है वोट मिले हैं। जनता फिर भी भाजपा की ही तरफ क्यों है फिर? देखिए, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो पत्रकारिता वो नहीं है कि जो ये सेट करें और हम उस भाषा में बोलें। मैं तो कतई नहीं बोलूँगा। ठीक है। पहली बात ये कि जो लोग जीतती है, ये जो आज कहते हैं कि हमको जनता वोट देती है हम जीतते हैं, तो 70 सालों से कांग्रेस को जनता को अनुभूत प्रेत बैताल दे रहा था क्या? उसको तब कांग्रेस जीत रही थी ना, उसको भी जनता ही वोट दे रही थी। जी जी। तो इसका मतलब 70 साल जो कांग्रेसों को आप गाली देते हैं, कोसते हैं, उस जनता को कोसते हैं, अपने उन सीनियर पीढ़ी को कोसते हैं जिन्होंने उसको वोट दिया। एक बात। ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर। जी। इनसे जरा पूछिए कि इनके 5 सांसद, आज अखबार में छपा है कि 65% से 50 से 65% पैसे संसद निधि का खर्च नहीं कर पाए। अगर वही लोग टिकट लड़ रहे हैं तो इसकी गारंटी कौन देगा? जो मोदी जी के जो ये प्रतिनिधि हमारे बीच जो आएंगे वो फिर वो पैसा खर्चा करेंगे, वो विकास पे खर्च होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? सारे सांसदों ने बड़े ढिढोरे पीट करके वो बड़े बड़े बैंड बाजे और गाजे के साथ जो हर जगह जो है सांसद लोग गाँव गोद ले रहे हैं, गाँव गोद ले रहे हैं। बताएं तो सही, जब आप एक पूरे संसदीय क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, उस गांव का आपने क्या कायाकल्प कर दिया, इतना तो बता दो। ये लोग इतने बताने की भी स्थिति में नहीं हैं। इस चीज को समझिए। ये अलग बात है आप पार्टी को, ये सारे मैंने कहा ना कि इसके इतर जाहिर है विशाल जी अपने प्रवक्ता हैं पार्टी के, तो वो पार्टी की भाषा बोलेंगे, उनका बोलना काम है और उन्हें अपने पार्टी का पक्ष रखना चाहिए और पूरे पुरजोर से रखना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को कांग्रेस का पक्ष रखना चाहिए। मैं एक पत्रकार हूं, मैं जनता का पत्रकार हूं और मेरा काम है कि सरकार ने जो अच्छा किया वो बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि सरकार ने क्या क्या नहीं किया और सरकार को क्या करना चाहिए, सांसदों ने क्या किया, सांसदों को क्या नहीं करना चाहिए था, ये बताना मेरा काम है और मैं इसके लिए बैठा हूं। तो जाहिर है इन्होंने जो काम नहीं किए वो काम मैं बताऊंगा। मैंने कहा ना कि इन्होंने 2 अपने वादे पूरे किए, इनके बड़े वादे थे 370 और राम मंदिर का मुद्दा। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने ठीक किया, लेकिन इन्होंने जो नहीं किया, जो इनके 100 वादे थे, उन वादों पर तो इनकी मजामत इनसे पूछी जाएगी ना कि भाई साहब अब 9 साल हो गए, 1 दिन 2 दिन की बात थोड़े ना है, वो लोग पूछेंगे। उत्तराखंड की जहां तक बात है, आपने कहा ऑल वेदर रोड, तो अभी ऑल वेदर रोड का काम पूरा नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे रोड चौड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। हमारे यहाँ के बहुत सारे ग्लेशियर अब बर्बाद हो गए। उत्तराखंड को उत्तराखंड के पैमाने पर विकास नहीं करेंगे। जब गुजरात का मॉडल चलेगा तो यकीन मानिए, गुजरात का मॉडल, गुजरात समंदर है और ये पहाड़ है, वहां का मॉडल यहाँ के लिए फिट नहीं हो सकता और उत्तराखंड का मॉडल गुजरात के लिए फिट नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ के जो विकास का मॉडल होना चाहिए वो प्रकृति के साथ
प्रकृति के सहयोगात्मक रवैये के साथ हमारा होना ठीक है चाहिए। जैन साहब, आपने सही कहा कि उस आधार पर अगर हमारा विकास का पैटर्न नहीं होगा तो आप मत बोलिए कि पूरे आधा इंडिया को उत्तराखंड पानी पिलाता है, यहाँ की नदियां पानी पिलाती हैं। ठीक है। और अगर ग्लेशियर नहीं रहे तो हम और आप भी नहीं रहेंगे। लाखों पेड़ काटे गए हैं, लाखों पेड़ एक दिन में तैयार नहीं होंगे, उसको पेड़ को तैयार होने में 20 से 25 साल लग जाता है। ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आखिर पार्टी ने क्या क्या किया। मोदी जी की जो गारंटी है, अगर एक प्रधानमंत्री कोई सबसे ज्यादा, मैं खुली चुनौती देता हूं, कभी डिबेट में बैठा लीजिए, अगर सबसे ज्यादा किसी एक प्रधानमंत्री ने झूठ बोला होगा अब तक के, नेहरू से लेकर के अब तक के प्रधानमंत्री, तो मोदी जी रहे होंगे। और उसकी गारंटी पर तो सोचना पड़ेगा ये गाना कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है सुभाष साहब, क्योंकि मुझे समय के साथ चलना है। विशाल जी, मैं आप पे आता हूँ। दो चीजें इसमें आई हैं कि तो जो गीत है उसमें नमो शब्द से भी दिक्कत है कांग्रेस को, दूसरी आप लोग बदले की भावना से काम करते हैं, ऐसा आप पर आरोप है। समय की कमी है, फाइनल कमेंट है आपका। रवि जी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रहती है, लगातार लगाती है, जनता हमें स्वीकार करती है, जनता के सरोकार के लिए हम कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जी की गारंटी इसलिए हम कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी ने स्वर्णिम योजनाओं का शुभारंभ किया, गरीब को भाव से सरकार चलाई। 2014 से 2019 तक चौकीदार चोर है, इन्होंने कहा, इनके नेताओं ने कहा, लेकिन चौकीदार ने अपना परचम लगा दिया। और आज उसी बात को लेकर, उसी विश्वास के साथ, उसी गारंटी के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। जनता उसको मैंडेट देगी या नहीं देगी, जनता का विषय है। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखा। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, उसका जवाब हम जनता के बीच में दे रहे हैं। हमारे 5 सांसदों ने अच्छा काम किया, जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी, कमल के फूल खिलाएगी, हर क्षेत्र का विकास होगा। इन भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है। आज 105 वर्षों के बाद पानी के अंदर, नदी के अंदर भी ट्रेन चलने का संकल्प जो उस समय सपना लगता था, आज साकार हो गया। अरुणाचल में जहाँ चाइना के ऊपर वहां हम सड़क नहीं बना सकते थे, जहां ट्रेन नहीं चल सकती थी, वहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चाइना मना कर देता था, वहां प्रधानमंत्री जी ने जाके अपना काम कर दिया। इस विश्वास के साथ, हम गारंटी के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता में मैंडेट देगी। समय के साथ आगे चलते हैं। आशीष जी, आपको फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। मैं अपना फाइनल कमेंट सिर्फ 20 सेकंड में दूंगा। जी बिल्कुल। नंबर 1 कि पुलवामा हमला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हुआ। उस समय के वहां के कप्तान देवेंद्र सिंह ठीक 2 साल बाद आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में ले जाते हुए पकड़े गए। जांच के नाम पर आज तक 0 है। जिस दिन पुलवामा की जांच होगी, ये चौकीदार चोर है, ये जेल में होगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि 4 मुद्दे हैं उत्तराखंड की जनता के सामने: महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भारतीय जनता पार्टी का झूठ। ठीक है, इन मुद्दों को लेकर मुद्दों पर आप चर्चा करके मतदान करेंगे। तो ये ठीक है, इन्हीं मुद्दों पर जो है आप आगे जाएंगे, क्योंकि अभी जो है समय अब आगे इजाजत नहीं दे रहा है। मैं सभी मेहमानों का, विशाल जी आपका, आशीष जी, देवचंद उत्तराखंडी जी और सुभाष झा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत रखी। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मोदी की गारंटी को लेकर जो गीत इन दिनों है वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब उसी गीत के जरिए भाजपा अब चुनावी रथों को लेकर तमाम जगह निकल भी चुकी है। कांग्रेस अभी पीछे इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है, लेकिन अब पूरी तरीके से गेंद जो है जनता के हाथ में है। जनता को इस पर डिसाइड करना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको जनता अपना आशीर्वाद देती है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।